PDF सेकंड है ये, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट है वीज़ा टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। अब वीज़ा हमारे कितने टाइप के होते हैं? ब्रॉड टर्म्स में, ब्रॉड सेंस में 2 टाइप्स के होते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखा गया तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, टेम्परेरी वीज़ा एंड परमानेंट वीज़ा। टेम्परेरी वीज़ा वो जो थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, परमानेंट हमेशा के लिए। तो टेम्परेरी वीज़ा का ड्यूरेशन क्या होता है? फ्यू मंथ से कुछ ईयर्स तक, और परमानेंट इंडेफिनाइट और लॉन्ग टर्म। ये वही डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज रिन्यूएबिलिटी या एक्सटेंशन। जो टेम्परेरी वीज़ा है उसको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है रिन्यू कराने की, ठीक है, या फिर एक्सटेंड कराने की। जैसे किसी का वीज़ा है, विजिटर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा है, उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं, जितना भी उसका कोर्स ड्यूरेशन था, अब उसका ख़त्म होने वाला वीज़ा, उससे पहले ही वो अप्लाई कर देगा, इमेजिन अपना वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो वो अपना एक्सटेंड करा रहा है और स्टेटस भी चेंज कर रहा है, अपना वीज़ा स्टेटस, ठीक है। तो इसको रिन्यू कराने की भी ज़रूरत पड़ती है और एक्सटेंड कराने की भी। इनडेफिनेट स्टे है इसका तो परमानेंट वीज़ा में। टेम्परेरी वीज़ा का पर्पज़ क्या है? टूरिज़्म के लिए, स्टडी के लिए, कोई शॉर्ट टर्म वर्क या बिजनेस के लिए। लेकिन परमानेंट इमिग्रेशन, प्रॉपर इमिग्रेंट बन जाना, नॉन इमिग्रेंट से प्रॉपर इमिग्रेंट वहाँ का बन जाना, सिटीज़न। लॉन्ग टर्म वर्क के लिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन। अब ये वर्क से ऐसे मत समझना ये वाला वर्क और ये वर्क सेम है। ये टेम्परेरी वर्क जॉब वगैरह है, और ये है स्पॉन्सर्ड वर्क, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर, वो किसी हाई स्किल्ड पर्सन, फॉरेन पर्सन को क्या करता है? अपॉइंट करता है या स्पॉन्सर करता है कि भाई तू मेरे यहाँ पे आके काम कर। और वो बहुत अपनी स्किल में बहुत एक्सपर्ट होता है, अपनी स्किल में, ये वाला जो एम्प्लॉई होता है, इस वजह से इसको ये ऑफ़र मिलता है, ठीक है। तो एक परमानेंट के लिए ही है ये वाला वर्क। लेकिन टेम्परेरी वर्क हो गया जो नॉर्मल है, कोई जॉब के लिए आया है, पोस्ट स्टडी, ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ये सारे टेम्परेरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्क आ गया, फॉर एग्जांपल कनाडा का जैसे वो था फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम, ये जो स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, स्पेशली स्टेम की फील्ड में, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वाले फॉरेन एम्प्लॉय को लोग हमेशा हमेशा के लिए हायर करना चाहते हैं, तो इससे डायरेक्ट पीआर होती है। तो इसके अंदर जो पर्पज़ आता है वो कौन सा आ गया परमानेंट में? फिर लॉन्ग टर्म वर्क। फैमिली रीयूनिफिकेशन, फैमिली का कोई सिटीज़न हो चुका है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो वो नॉन इमिग्रेंट्स को एज अ फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ करके अपने पास बुला सकता है। राइट्स की बात करें तो इसमें तो बहुत लिमिटेड राइट्स है, मतलब एक हिसाब से ना के बराबर ही होते हैं, वर्क कर लो या स्टडी कर लो इतना ही राइट होता है। बट जो परमानेंट वीज़ा है उसके अंदर नियरली फुल राइट्स होते हैं, वोटिंग का छोड़ के। अभी पीआर सिटीजनशिप में फुल मिल जाएगा, ज़्यादा से सब है, कोई भी वर्क कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं, बस उनका ये सीन होता है ज़्यादा, जो इसमें टेंशन वाली बात है, पब्लिक चार्ज रूल। पब्लिक चार्ज रूल क्या होता है? पीआर है कोई, ठीक है, और दूसरा एक स्टेप है सिटीजनशिप। अब पीआर से सिटीजनशिप होने में यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, और एक हम ऐसे लिख लेते हैं ये टेम्परेरी है, ये हमारा परमानेंट में आ रहा है, टेम्परेरी, परमानेंट, वेट, परमानेंट। परमानेंट में भी पीआर और सिटीजनशिप 2 है, ठीक है। टेम्परेरी में तो राइट्स होते ही नहीं, ना के बराबर ही होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। परमानेंट में जो पीआर है उसमें क्या होता है? नियरली फुल राइट्स, और सिटीजनशिप में तो हमें फुल वोटिंग राइट सब कुछ मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? सिटीजनशिप होने से पहले ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर है जिनके पास पीआर है, ठीक है, इनको ये प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये पब्लिक के चार्ज पे, मतलब पब्लिक के एसेट्स पे या गवर्नमेंट के कैश पे या एसेट्स पे नहीं रहने वाले। इनके पास अपना खुद एक फाइनेंशियली सपोर्ट है जो इनको सस्टेन कर सकता है इस कंट्री में, तो इनको गवर्नमेंट के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ करने में ही उनको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर है उनको सारे राइट्स है, बट स्टिल उनको क्या है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो एक दे आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक चार्ज रूल। उन पे ये बना ही रहता है कि यार ये पब्लिक चार्ज रूल तो नहीं, वो मतलब वो वायलेट तो नहीं करने वाले। नेक्स्ट इज पेनल्टी। पेनल्टी इसमें तो लगेगी, जो टेम्परेरी वीज़ा है, अगर आप ओवरस्टे कर देते हो तो पेनल्टी मिलेगी, डिटेंशन या डिपोर्टेशन मिल सकता है, ठीक है।
और इसमें इतनी कोई पेनल्टी नहीं है बिकॉज आपका कुछ एक्सपायर ही नहीं हो रहा है, इंडेफिनिट टर्म तक आप स्टे कर रहे हो। पाथ टू सिटीजनशिप, ये डायरेक्टली लिंक नहीं होता बट इससे भी हो जाती है, इकोनॉमिक पाथवे होते हैं, डायरेक्टली नहीं है। मतलब पहले आप टूरिज़्म के उस पर आए, फिर आपने स्टूडेंट अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने वर्क अप्लाई कर दिया, फिर वर्क करते करते आपको 3-4 ईयर्स हो गए, तो इसके बाद आपने पीआर अप्लाई कर दी, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी देखते 5 ईयर में, टोटल 5 ईयर्स में आपने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। तो ये डायरेक्टली लिंक नहीं है बट ये भी लीड करता है उसको, सिटीजनशिप को, और ये तो डायरेक्टली लीड करता है। एग्जाम्पल हो गया, अभी हमने देखा था टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, बिजनेस या ट्रांजिट वीज़ा हो गया, और इधर फैमिली बेस्ड वही फैमिली रीयूनिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वही लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर वीज़ा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करने पे, हम आगे भी पढ़ेंगे, उनको वीज़ा मिल जाता है, वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाती है। नेक्स्ट इस डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा में फ़ंड्स चाहिए होते हैं कि हाँ भाई टूरिस्ट है, टूर जो है अपना वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, या स्टूडेंट है तो वो अपनी पूरी स्टडी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, तो फंड का प्रूफ दिखाना पड़ता है। इटिनरी दिखानी पड़ती है कि अगर कोई टूरिस्ट है तो उसका आना जाना रहना वो सब दिखाना होता है। जॉब ऑफ़र, अगर कोई वर्क कर रहा है तो जॉब ऑफ़र लेटर दिखाना पड़ता है, स्टूडेंट एडमिशन लेटर, और पासपोर्ट तो कंपलसरी है, फर्स्ट स्टेप पे। और जो परमानेंट है वो मोर एक्सटेंसिव होता है टेम्परेरी से, उसमें प्रॉपर आइडेंटिटी, स्पॉन्सरशिप, पूरा बैकग्राउंड चेक, इवन एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉई का भी। एम्प्लॉयर मतलब जो स्पॉन्सर है उसका भी, एम्प्लॉय मतलब जो बेनिफिशियरी है उसका भी। फिर आता है इंटरव्यू, ज़्यादातर इसमें होता है स्टूडेंट वीज़ा वगैरह में होता है इंटरव्यू, में वैसे या कॉन्सुलेट में, और इसमें हो भी जाता है और नहीं भी, ऐसे ही दोनों सिचुएशन है। प्रोसेसिंग टाइम डे टू मंथ्स, मंथ टू ईयर। नॉर्मल वीज़ा शॉर्ट टर्म के लिए तो मिल जाएगा डे टू मंथ्स में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, मैक्सिमम 4 मंथ में, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है परमानेंट, इसमें बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल से वर्क वीज़ा पे हो, नॉर्मली हाई स्किल्ड वाले पे नहीं, लेकिन वर्क वीज़ा पे हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे, तो आपको 3 साल लगे, उसके बाद आपको पीआर मिलेगी। तो ये जो पीआर है मंथ टू ईयर्स में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। ये तो एक्सटेंड हो ही सकता है अगर आप प्रॉपर जस्टिफाई कर दो कि हाँ मेरी जॉब है या ये है स्टडी के बाद, तो फिर एक्सटेंशन मिल जाता है। बट हमें इस ये लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें इंक्वायरी होती है, पूछा जाता है काफ़ी सारा, और इसमें एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस चेंज, स्टेटस तो चेंज होएगा ही। अगर कोई नॉर्मल टूरिस्ट पे आया था, फिर उसने स्टडी करी, फिर उसने वर्क वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिर उसने पीआर अप्लाई कर दिया, तो ये बार बार ना स्टेटस चेंज हो रहा है। टूरिस्ट वीज़ा टेम्परेरी, स्टूडेंट वीज़ा टेम्परेरी, वर्क वीज़ा टेम्परेरी, पीआर परमानेंट, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेरी वीज़ा होता है, टेम्परेरी वीज़ा में क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है स्टेटस चेंज होने की, और इसमें तो पीआर टू सिटीजनशिप ही होगी सीधा, स्टेटस का कोई लेना देना नहीं, सीधा सिटीजनशिप होगी। नेक्स्ट पाथ टू, नहीं ये रह गया ना, मेडिकल पुलिस चेक, ये इसमें होता है, इसमें भी होता है, बैकग्राउंड पूरा चेक होता है। पार्ट टू सिटीजनशिप, काफ़ी सिटीजनशिप के लिए मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था, काफ़ी सारे इकोनॉमिक पाथवे है जो पीआर दिला सकते हैं, और इसमें तो डायरेक्ट रेजिडेंसी होती है, तो हमें एक टेस्ट देना पड़ता है कल्चरल का, लैंग्वेज टेस्ट, और गुड मॉरल करेक्टर कंसिस्ट थ्रू आउट द रेजिडेंस हमें प्रसिस्ट करके रखना पड़ता है, तो हमें मिल जाता है। स्टेटस चेंज अभी कर ही लिया हमने। फर्स्ट आता है इसमें, अब टेम्परेरी वीज़ा देख रहे हैं, अब टेम्परेरी देख ही लिया था आपने, एक ये विजिटर वीज़ा है, ये रहा, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा, फिर ट्रांजिट वीज़ा, ये सारे टेम्परेरी के पार्ट हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला हमारा विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा किस लिए होता है, मेनली पर्पज़ क्या है, लेज़र के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए, या फैमिली फ्रेंड को विज़िट करने के लिए। कितने टाइप्स के होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, फैमिली विजिट, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होता, एक परमानेंट में फैमिली रीयूनिफिकेशन जो हमने पढ़ा है वो फैमिली स्पॉन्सर्ड है, उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है।
ऐसे है, देखो ये हमारी वो कंट्री है जहाँ पे हमें जाना है, ठीक है, और ये हमारी नेशनल कंट्री है, लोकल, और ये हमारी फॉरेन कंट्री है जिसमें हमें जाना है। अब यहाँ पे एक बंदा ए है पर्सन, और एक ये बी है, और ये यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ए पर्सन क्या है, टेम्परेरी वर्क कर रहा है यहाँ पे। बी पर्सन क्या है, पीआर है, प्रॉपर सिटीज़न है वहाँ का, पीआर भी नहीं, सिटीज़न है, ठीक है। अब सी पर्सन ने ए के पास आना है, तो जो खुद टेम्परेरी रह रहा है वो इसको तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये सिर्फ ये वाला जो सी बंदा है ये यहाँ पे सिर्फ एक विज़िट करने आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जो डी बंदा है ना, और ये इसका अगर फैमिली मेम्बर है, तो बी इसको स्पॉन्सर करके, क्योंकि वो वहाँ का सिटीज़न है, अपने पास परमानेंट बुला लेगा, पीआर करवा देगा इसकी, ड्यू टू फैमिली टाइज। तो ये विजिट्स है, और ये प्रॉपर वहाँ पे जाके रहना है, रेजिडेंस होना है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ कराना है तो उसके लिए हम बाहर आए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल, कल्चरल या स्पॉट एक्सचेंज। की फीचर्स क्या है विजिटर वीज़ा के, वहाँ पे हम वर्क नहीं कर सकते, विज़िट करने गए, नाम ही विजिटर वीज़ा, तो हम वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वीक से मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ। नेक्स्ट वीज़ा आता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा फुल टाइम स्टडी के लिए होता है ये। ज़्यादातर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो स्टडी करेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट वीज़ा के टाइप्स भी होते हैं। ये तो हम नॉर्मल समझ रहे हैं ना, जिसको कोर्स कंप्लीट करना है तो वो तो स्टडी ही करेगा। स्टडी के साथ साथ क्या है, वो वर्क भी कर सकता है, बट रिस्ट्रिक्टेड आवर में, बहुत कम, ठीक है। मतलब फुल फोकस उसका स्टडी पे होएगा, और अपने आप को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे फॉरेन कंट्री में उसको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आवर में, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन तक ये वैलिड रहता है वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा के टाइप देख लेते हैं। पहला स्टूडेंट वीज़ा का टाइप है, वेट, पहला स्टूडेंट वीज़ा का टाइप है नॉर्मली जो कोर्स करने आते हैं स्टूडेंट प्रॉपर पूरा, जैसे मास्टर्स करनी है या बैचलर्स करनी है, तो फुल टाइम एजुकेशन पे ही ध्यान रहता है, मतलब मेन फोकस एजुकेशन, ये पर्पस वही है। साथ साथ वो वर्क कर सकते हैं अपने आपको सस्टेन करने के लिए, तो वर्क आवर्स है वो लिमिट है। हेल्थ इंश्योरेंस उनका होना चाहिए, और फंड प्रूफ का, ये तो हम डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ेंगे कि प्रूफ ऑफ फंडिंग होनी चाहिए, कि या तो वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है उनकी एजुकेशन, या स्कॉलरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म कोर्स या लैंग्वेज स्टूडेंट वीज़ा। लैंग्वेज सीखने के लिए होता है, इसका पर्पस मेन है या इंग्लिश सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है, मतलब नॉन डिग्री प्रोग्राम, मास्टर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है 2 ईयर्स की, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ है, तो इनका ड्यूरेशन भी कम ही होता है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट वीज़ा में आता है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर रिसर्च, ठीक है। ये इनका पर्पस क्या है, हायर डिग्री या फिर रिसर्च फील्ड में, पीएचडी, मास्टर्स या रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है, मे अलाउ फैमिली टू अकम्पनी, जो अगर रिसर्चर है वहाँ पे, या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, या पीडीएफ पे गया है, पीडीएफ होता है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, पीएचडी के बाद वो रिसर्च करने यहाँ कहीं गया है, तो वो अपनी फैमिली को वहाँ पे कंपनी मतलब बुला सकता है हायर डिग्री के लिए। नेक्स्ट इज एक्सचेंज प्रोग्राम, इसको भी स्टूडेंट में इसलिए डालते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, टीचर्स, यही इसी फील्ड के रिलेटेड क्या आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये कल्चरल या स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो इंगेज होते हैं स्टूडेंट, या थ्रू आउट कल्चरल एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते आते हैं, तो उनको एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल का टाई होना चाहिए नेशनल या फॉरेन कंट्री में। ये टाइप्स भी है, इसके टाइप्स वो याद है ना, जे वीज़ा, J1। ओके नेक्स्ट इज, और ये जो स्टूडेंट था, एक मिनट, ये जो हमारा स्टूडेंट कोर्स था, स्टूडेंट वाले में F1 था, एंड एक्सचेंज वाले में J1 था। और ये जो नॉर्मल नॉन डिग्री या वोकेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लैंग्वेज वगैरह, उसके लिए M1 था। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं फर्स्ट पीडीएफ में। नेक्स्ट इज़ वर्क वीज़ा। 2 तरह के वीज़ा अब तक हम पढ़ चुके हैं टेम्परेरी में, एक तो विजिटर वीज़ा और एक स्टूडेंट वीज़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वर्क वीज़ा, टेम्परेरी वाला, ना कि एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर्ड वाला जो परमानेंट है।
ठीक है। टेम्परेरी वर्क वीज़ा स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है, ये वो है, इसका एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है, जॉब ऑफ़र आता है ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर आएगा इसमें, ये जॉब लेटर आएगा वटेवर, और स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको हायर किया जाएगा, बट ये परमानेंट नहीं है, इसको आना खुद है, सब कुछ अपना खुद करना है, वीज़ा टिकट्स वगैरह। एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, जो परमानेंट वाला होता है उसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो सारे खर्चे उठाता है, ठीक है। तो अब वर्क वीज़ा अलग अलग टाइप के होते हैं, अब इसमें कुछ टेम्परेरी भी है और कुछ परमानेंट भी है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्किल्ड वर्कर, जिसकी मैं बात कर रही थी ना, जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जिसमें वो मतलब वो कोई भी एम्प्लॉयर उसको हाईली स्किल्ड, जो अपनी स्किल में एक्सपर्टीज़ है, उस एम्प्लॉयर को बुलाना चाहता है अपने फर्म के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। तो ये हाई डिमांड प्रोफेशनल होते हैं, जो मैंने बताया था, स्पेशली स्टेम एरिया में, साइंस में, टेक में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, तो इनके लिए स्पॉन्सरशिप नीडेड होता है, ये परमानेंट वाला ही है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है इसके, यूएस का H1B वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का TSS, ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज है, थोड़े टाइम के लिए। ये यूके का Tier 2 वर्क वीज़ा। अब टेम्परेरी वर्क में एक आता है सीजनल वर्कर, ये थोड़े टाइम के लिए आता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए एक सीज़न होता है एग्रीकल्चर का, तो मतलब ये करने का, तो उस टाइम पे ये वर्कर्स बुला लेंगे किसी भी कंट्री से, जहाँ से भी बुलाने हैं। टूरिज़्म वीज़ा, ये भी शॉर्ट टर्म है और सीज़न के साथ टाइज होता है, जैसे कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया में रह रहे हैं, वहाँ गर्मी हो रही है, तो वो उस टाइम पे कहीं ऐसी जगह जाने जाएंगे जहाँ पे ठंड हो रही है, तो ये सारे सीजनल वर्कर्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ वर्किंग हॉलीडे। वर्किंग हॉलीडे क्या होता है, जैसे किसी ने अपना कोर्स कंप्लीट करा और उसके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो वो क्या आएगा एज अ वाईपी होते हैं यंग प्रोफेशनल, जिसने अपना ग्रेजुएशन करा या मास्टर्स करा, मोस्टली ग्रेजुएशन वाले होते हैं, बैचलर्स वाले बिलो 30, ठीक है। ये मतलब वर्क करने आते हैं एज अ ट्रैवल पर्पस, ट्रैवल भी करते हैं ये और वहाँ पे वर्क भी करते हैं, लेज़र भी लेते हैं, मतलब एक हिसाब से अपनी छुट्टियाँ बनाने आए हैं, साथ साथ में वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए होता है। शॉर्ट टर्म होता है 6 to 12 मंथ, और कभी कभी 1 to 2 ईयर भी हो जाता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसका एग्जाम्पल था L1, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम ही कंपनी में ट्रांसफ़र होता है बट अलग अलग कंट्री में, जैसे फर्स्ट कंट्री से सेकेंड कंट्री में डाल दिया बट सेम कंपनी में, ठीक है। स्टार्टअप वीज़ा वो होता है जो अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता, उसके पास एक बिजनेस प्लान होता है, ठीक है, और वो एक फॉरेन कंट्री में वहाँ के जो हाईली मतलब हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे उनसे जाके मीटिंग करता है और अपना बिजनेस प्रपोजल उनको देता है, और अगर इन लोगों को वो प्रॉफिटेबल लगेगा तो वो इसके बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो होता है स्टार्टअप वीज़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, फ्रीलांसर की तरह सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर, जैसे डिजिटल नॉमेड्स, ये भी हमने टॉपिक पढ़ रखा है। डिजिटल नॉमेड क्या होते हैं, ये एक कंट्री है, इसमें वो रह रहे हैं बट यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहे, इस कंट्री के लिए वो जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसर है ये, ठीक है, अपनी जगह से रिमोट एरिया से बैठ के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क इंडिपेंडेंटली इन द कंट्री। अब ये वाला जो काम है ये बंदा इस कंट्री के लिए भी कर सकता है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और या फ्रीलांसर है, और इस कंट्री के लिए भी कर सकता है, लेकिन जब वो इस कंट्री के लिए करेगा ना, अदर देन अपनी कंट्री से कोई चूज़ कर, अदर देन अपनी कंट्री से किसी और को चूज़ करेगा, तो फिर क्या होएगा, उसको डिजिटल नॉमेड बोलते हैं उस ऐसे वीज़ा को। नेक्स्ट इज बिजनेस वीज़ा, वर्क के बाद ये फोर्थ है बिजनेस वीज़ा। शॉर्ट टर्म बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अगर वीज़ा चाहिए होता है, जैसे किसी को कहीं जाना है अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस से कहीं किसी को मीटिंग करने जाना है, तो शॉर्ट टर्म चाहिए होगा इसमें वीज़ा, एक हिसाब से छोटा सा टूर ही है ये, ठीक है। इस वीज़ा के लिए हमें जिस कंट्री में जाना है वहाँ की कोई एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, जॉब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मीटिंग करने जा रहे हैं ना, और ये शॉर्ट टर्म वैलिडिटी होती है इसके। अगर बिज़नेस के टाइप देखे जाए बिज़नेस वीज़ा के, तो क्या टाइप्स हैं, पहला है बिज़नेस विजिटर वीज़ा, शॉर्ट टर्म के लिए, ये तो हमें पता ही है, जैसे मीटिंग कॉन्फ्रेंस अभी मैंने बताया, कोई नेगोशिएशन करने के लिए जाना है। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इसमें क्या होता है,
अगर किसी एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको कुछ स्टार्ट करना है किसी कंट्री में, अपनी कंट्री में ऑलरेडी कर रहा है बिजनेस अच्छा खासा, उसे किसी और में करना है, तो उसके लिए वो एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेगा वहाँ जाने के लिए। कॉन्फ्रेंस वीज़ा, कोई कॉन्फ्रेंस समिट या सेमिनार अटेंड करना है तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस वीज़ा बिजनेस पर्पज़ से। इन्वेस्टर वीज़ा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये देखो यहाँ पे भी पढ़ लो, इन्वेस्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द होस्ट कंट्रीज इकनॉमी। इन्वेस्टर वीज़ा मैंने स्टार्टअप वीज़ा बताया था। ओके ओके, इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है, इसमें कोई मतलब ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो किसी कंट्री की ना सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, इससे सिटीज़नशिप भी मिलती है, एक पाथवे है ये लेने का। तो इसमें क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है ना जिसके पास पैसा है, वो क्या करता है, जो हमारी होस्ट कंट्री है या फॉरेन कंट्री है जिसमें हमें जाना है स्पेशली, उसको फॉरेन बोलते हैं अभी हम यहाँ पे। फॉरेन कंट्री में क्या करता है, गवर्नमेंट के फंड्स में, उनकी रियल इस्टेट्स में उनको डोनेट कर देता है, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है, डोनेशन में, फंड्स में, डोनेशन फंड्स में, उनकी रियल इस्टेट में, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो उसको मिलता है इन्वेस्टर वीज़ा, और थोड़े टाइम बाद उसको सिटीजनशिप भी मिलती है। ट्रांजिट वीज़ा, ट्रांजिट का मतलब होता है जैसे हम इस कंट्री से इस कंट्री में जाना चाहते हैं और बीच में एक कंट्री पड़ती है जहाँ पे हमारी फ़्लाइट एक लैंड होके दूसरी फ़्लाइट हमारी वहाँ से कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड फ़्लाइट के केस में ट्रांजिट वीज़ा आता है, ठीक है। तो कई बार ये हमें मिलता भी और कई बार नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बोर्डिंग पास पे डायरेक्ट हमारे पास दोनों लोकेशन है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट कनेक्टिंग कंट्री की और फिर कनेक्टिंग कंट्री से हमारी डेस्टिनेशन कंट्री की, और ये हमारा ओरिजिन है, तो डायरेक्ट अगर दोनों ही बोर्डिंग पास हमें मिल गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, काफ़ी आवर्स का डिले होता है, तो बीच में हमें एक और वीज़ा मिलता है, ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा पासिंग थ्रू अ कंट्री, बहुत शॉर्ट स्टे का होता है, 24 आवर टू एक दिन से 2 दिन का होता है, ठीक है। लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होता है, वहीं पे रहना होता है, मैं इधर उधर फालतू में नहीं घूम सकते हैं। इसका एग्जांपल था जैसे यूएसए का सी वीज़ा था, और कुछ होते हैं जहाँ पे हमें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ साथ कनेक्टेड फ़्लाइट होती है। एक फिर वहाँ होता है TWOV, ट्रांजिट विदाउट वीज़ा, ठीक है। और मैंने ये बताना मैं भूल गई, बिज़नेस वीज़ा B1 था और टूरिस्ट का B2 था, राइट। यूरोप में फ्रीली मूवमेंट करने के लिए एक बिज़नेस वीज़ा है, शेंगन बिज़नेस वीज़ा, यूरोप के ज़्यादातर यही ऐसे ही नाम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं परमानेंट वीज़ा के टाइप। परमानेंट में सबसे पहले आ गया हमारा फैमिली बेस्ड, ये बहुत बड़ा है, आगे सारे ये फैमिली बेस्ड ही है, तो इसको ध्यान से समझना। पर्पस क्या है, रीयूनाइट होना, किससे, सिटीज़न, यहाँ पे नाम आ गया, सिटीज़न या रेजिडेंट वहाँ का ये होना, पहली कंडीशन यही है। अगर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन या फैमिली बेस्ड वीज़ा लगाना चाहते हो, विजिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वीज़ा लगवाना चाहते हो फैमिली बेस्ड, मतलब फैमिली मेरी वहाँ है, इस पे बेस्ड मैं अपना वीज़ा लगा रहा हूँ, तो ये परमानेंट की तरफ इशारा करता है। तो अगर परमानेंट लेना तो सबसे पहले जो फैमिली की हम बात कर रहे हैं वो वहाँ का पक्का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पर्पस क्या होगा, रीयूनाइट होना वहाँ के सिटीज़न से। की रिक्वायरमेंट क्या होगा, एक रिलेशनशिप का हमें प्रूफ देना होगा कि ये जो पर्सन है वो उसका क्या है, स्पाउस है, ये चिल्ड्रन है, या पेरेंट्स है, या ग्रैंड पेरेंट्स है, या सिबलिंग है, हमें रिलेशनशिप प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट, जो बुलाने वाला है उसको हम स्पॉन्सर कहेंगे, वो एक पिटीशन फाइल करेगा और बताएगा कि उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो एक पर्सन या अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, यहाँ पे वो इतना फाइनेंशियली सफिशिएंट है, ठीक है। प्लस वो एक सिटीज़न होना चाहिए वहाँ का, ये कुछ कंडीशंस है। अब पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम इसमें, स्पाउसल वीज़ा। स्पाउस वीज़ा मतलब, स्पाउस वीज़ा के लिए जो स्पाउस है जिसने ये वीज़ा अप्लाई करना है, जिसको ये चाहिए, सबसे पहले उसका स्पाउस वहाँ पे सिटीज़न या रेजिडेंट होना चाहिए उस पर्सन का, ठीक है। हमें इसमें क्या शो करना होगा, जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है। और इस वीज़ा को अप्लाई करते ही हमें उसके कुछ वर्क राइट्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए पर्सन है, ये यहाँ पे सिटीज़न है, ठीक है, बी पर्सन इसका स्पाउस है, ठीक है। तो बी पर्सन का स्पाउस ए और ए का स्पाउस बी, राइट। तो बी पर्सन स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेगा इसके बिहाफ पे कि भाई ए सिटीज़न वहाँ रह रहा है और मैं इसका स्पाउस हूँ, तो मुझे इसके साथ आना है। तो जब वो इस कंट्री में आएगा तो ऐसे वो खाली तो बैठेगा नहीं, तो उसको वर्क राइट्स भी मिलते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं।
जैसे हमने वैसे पढ़ लिया वो वही एलिजिबिलिटी है, सिटीज़न, रिलेशनशिप प्रूव होना चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी है मैरिड टू अ सिटीज़न या लीगल परमानेंट रेजिडेंट, वही कि जो स्पॉन्सर है या जिसको हम स्पाउस बोल रहे हैं वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए। और कुछ कंट्री में क्या एक लॉ पास हो रखा है कि ये तो स्पाउस वीज़ा तो बुला ही सकते हैं, साथ साथ डी फैक्टो पार्टनर्स है ना जो, उनको भी बुला सकते हैं। डी फैक्टो क्या होते हैं, ये मैरिड नहीं होते बट ये लिव इन में रह रहे होते हैं या फ्यूचर में मैरिज का सोचते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स, ठीक है, ये रिलेशनशिप, ये वाले को भी बुला सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या लगेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, अगर मैरिज हो रखी है तो इनका जॉइंट बैंक अकाउंट भी होगा, ठीक है, कहीं इन्होंने एग्रीमेंट साथ में कर रखा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगता है, ISPT ये सब क्लियर होना चाहिए। मेडिकल चेकअप NPCC ये भी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, फ्यू मंथ से 1 ईयर तक जा सकता है, वैसे मंथ में आ जाता है। वर्किंग राइट्स क्या मिलते हैं, अगर अप्रूव्ड हो जाता है ये वाला वीज़ा तो राइट टू वर्क, राइट टू स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं, और ट्रैवल भी कर सकते हैं विद इन अ कंट्री के अंदर ही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, USA के 2 वीज़ाज होते हैं, CRI और IR1, CR1 और IR1, ठीक है। US वाले सिटीज़न जब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने फॉरेन स्पाउस के लिए, तो वो कैसे उसमें ना 2 टाइप की कंडीशंस आती है या 2 टाइप के पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है कंडीशनल वीज़ा, कुछ वीज़ा जो स्पाउस वीज़ा वो किसी कंडीशन के साथ आते हैं, कोई भी कंडीशन, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रही कि यही कंडीशन है, अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई हुआ है और उसमें ये कंडीशन आई है कि आप वहाँ पे जाने के 3 मंथ्स तक काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जब उस कंट्री में आप पहुँचोगे तो आपको ये जो कंडीशन है वो रिमूव करानी पड़ेगी, कंडीशनल टू अनकंडीशनल वीज़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर CR1 क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल वीज़ा होते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें एक पिटीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहला पढ़ते हैं CR1, ये उन लोगों के लिए होता है वीज़ा जिनका जो स्पाउस है या जिनका जो रिलेशनशिप है वो 2 ईयर से कम है, और तो इस पर कंडीशन भी लग के आती है इस वीज़ा पे, ठीक है। दूसरा वीज़ा होता है IR1, ये है जो जिनकी शादी को 2 साल से ऊपर हो गया, ये उनके लिए होता है। US का था ये, UK का भी होता है। UK का स्पाउस वीज़ा क्या होता है, जिसने अप्लाई करना है वो नॉन सिटीज़न है, वो किसके लिए अप्लाई करेगा, अपने सिटीज़न पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए, ठीक है। इस वीज़ा को कितना लगता है, 30 मंथ लगता है इनिशली, और प्लस इनको प्रूव करना होता है वही अपना रिलेशनशिप और फाइनेंशियल फंड्स। नेक्स्ट आता है फैमिली वीज़ा, फैमिली में कोई भी आ सकता है, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स या डिपेंडेंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो US का होता है वो F1 होता है अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए, जो माइनर्स होते हैं 18 से कम, ठीक है। कनाडा में लगता है फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप, ये भी हम पढ़ चुके हैं सेकेंड PDF में। तो इसमें भी फैमिली प्रूफ देना होएगा, और समटाइम रिस्ट्रिक्टेड टू इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव कौन होते हैं हमारे, IR, ये US का है, ठीक है। US के 2 टाइप की कैटेगरी होती थी ना वहाँ पे, IR और PC। IR कैटेगरी इमीडिएट रिलेटिव, और PC मतलब प्रेफरेंस कैटेगरी। तो ये कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, बस इमीडिएट रिलेटिव इनको मिल जाता है, लेकिन जो हमारे PC वाली कैटेगरी होती है, प्रेफर्ड कैटेगरी, उनको नहीं मिलता है जल्दी से, 10-10 साल या 5-5 साल रुकना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्या है, वही क्या कहते हैं, कोई रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन है तो वो उस सिटीज़न के होंगे, प्लस माइनर होंगे तो आ सकता है, या फिर वो डिपेंडेंट है ये प्रूफ होना चाहिए, माइनर्स ही आ गया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होगी, प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट्स, अगर अडॉप्ट कर रखा है तो अडॉप्शन रिकॉर्ड, और डिपेंडेंसी कि वो माइनर है, वो खुद कमा धमा नहीं सकते, तो फिर वो अपने फादर पे अपनी मदर पे डिपेंड है, जो भी वहाँ पे सिटीज़न है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और मेडिकल चेकअप, ये तो सब में ही है। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम है, 1 to 2 ईयर लग जाता है। वर्क राइट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो US का क्या क्या, IR2, CR2, F2A और F1 वीज़ा। चिल्ड्रंस के लिए IR1 था स्पाउस के लिए, IR2 किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, CR2 भी चिल्ड्रन के लिए है, F2A, F1 ये सारे चिल्ड्रंस के लिए है।
पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव के लिए उनके अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग है। जैसे पेरेंट्स है तो उनको टाइम लगेगा, सिबलिंग्स को तो 10 साल लग जाते हैं आने में ही। पेरेंट्स को जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड 4 लग जाते हैं ईयर्स। कनाडा की बात करें, एग्जांपल है ये फैमिली का ही। कनाडा में क्या चलता है, फैमिली स्पॉन्सरशिप। यूके में क्या चलता है, फैमिली स्ट्रीम्ड वीज़ा। ठीक है, कनाडा में चलता है फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास या वीज़ा। तो इसके भी डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट और स्पाउस आ सकते हैं, रेजिडेंस ले सकते हैं अगर वो प्रूव कर दे रिलेशनशिप। डिपेंडेंट वीज़ा वही कि जो चिल्ड्रन है, स्पाउस है या स्टूडेंट है या वर्कर है, वो जो भी है पर्सन जिसको वीज़ा लेना है वो हमारे सिटीज़न पे डिपेंडेंट है। अगर ये प्रूफ कर दोगे तो फिर क्या कहते हैं, वीज़ा मिल जाएगा। तो इसमें मस्ट शो फाइनेंशियल एंड पर्सनल डिपेंडेंसी है उस पर। एलिजिबिलिटी वही फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, प्राइमरी वीज़ा होल्डर पे। प्राइमरी वीज़ा होल्डर वो है जो हमारा सिटीज़न है कंट्री में, ठीक है। या फिर जो बच्चे वो अनमैरिड है या 18 से कम है, तो स्टूडेंट है तो डिपेंडेंट है। डॉक्यूमेंट्स क्या है, वही प्रूफ दिखाना होगा रिलेशनशिप का, बर्थ सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल और लैंग्वेज टेस्ट, मेडिकल चेकअप। स्टडी राइट्स इसमें मिलते हैं। ड्यूरेशन सेम। ये जो वीज़ा वो कब तक लास्ट करता है, ये वीज़ा लास्ट करता है जो हमारा प्राइमरी होल्डर है ना, उसका जितना वीज़ा है या उसका जितना टर्म बचा है रहने का, उतना ही इसमें डिपेंडेंट वाले को मिलेगा। एग्जाम्पल्स है इसके डिपेंडेंट वीज़ा के, यूके डिपेंडेंट वीज़ा और ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट वीज़ा। अब आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की बात, जैसे कि सिबलिंग्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ठीक है, ये बहुत कम लगता है वीज़ा, रेयरली लगता है, बहुत कम, मतलब इतने लोग अप्लाई नहीं करते हैं। एलिजिबिलिटी इसके, एक्सटेंडेड वीज़ा जो है वो जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए रिज़र्व रहता है। इसमें मेन क्या चाहिए होता है, बस प्रूफ करना होता है अपना रिलेशनशिप। ठीक है, फैमिली ट्री जैसा सर्टिफिकेट होता है उसमें कि एक्सटेंडेड है। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस क्या हो गए, फैमिली रिकॉर्ड्स, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट या लेटर्स, जिससे पता चला कि हाँ ये ग्रैंड पेरेंट्स है या सिबलिंग है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट्स में। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। सिबलिंग के केस में तो 10+ ईयर होता है। एग्जाम्पल है इसका यूके फैमिली रीयूनियन फॉर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, यूके का ये है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पेरेंट एंड अदर फैमिली मेम्बर वाला वीज़ा। अडॉप्शन वीज़ा क्या है, अगर कोई नॉर्मल किसी कंट्री से अडॉप्ट कर लेता है चिल्ड्रन को, अपनी कंट्री में ले आता है, ठीक है, तो उस ऐसे वीज़ा का, और वो भी फिर वहाँ का सिटीज़न हो जाएगा। अगर लीगली अडॉप्ट हो गया वो जो भी चाइल्ड है, वो अगर लीगली अडॉप्ट कर लिया सिटीजन्स ने किसी कंट्री के, तो वो चाइल्ड भी उसी कंट्री का हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन कंट्री का। की फीचर्स क्या है, द अडॉप्टिव पेरेंट मस्ट बी अप्रूव्ड अंडर इमिग्रेशन सिस्टम फॉर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर कंट्री। इमिग्रेशन सिस्टम को पता होना चाहिए, बताया होना चाहिए, तभी तो उसका वीज़ा लगेगा और फिर वो परमानेंटली उधर का मेंबर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होगी, इमिग्रेशन पेपर वर्क, एडॉप्शन का सर्टिफिकेट, लीगल एडॉप्शन होना चाहिए, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन चाइल्ड की, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिफोर एडॉप्शन। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वेरी करता है प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं कई बार, कुछ एडॉप्शन नॉर्मल होता है और कुछ बहुत अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये वेरी करता है। वर्क राइट्स क्या है, चाइल्ड विल हैव द सेम वर्क राइट जो उसके पेरेंट्स के होंगे या सिटीजन जिसने उसे अडॉप्ट करा है। तो एग्जांपल में IR1 था जो, वो लगा था स्पाउस के लिए। IR2 जो था वो था चाइल्ड के लिए। IR3 किसके लिए है, एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए। ठीक है, IR3 या IH3 USA का। कनाडा का कौन सा वीज़ा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड अंडर फैमिली स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट इज़ फियांसी वीज़ा। फियांसी वीज़ा USA का K1 वीज़ा होता है, जो मैरिड नहीं होते हैं बट कुछ टाइम में मैरिज उनकी होने वाली है, मैरिड होने वाले हैं वो लोग,
तो उनके लिए अगर ऐसे पार्टनर्स को बुलाना है अपने कंट्री में तो उसके लिए K1 वीज़ा लगता है। ये सेम वैसा ही वीज़ा है जिसमें वो बात होती है ना डी फैक्टो पार्टनर, ये वही वाला वीज़ा है। एलिजिबिलिटी क्या है, उस कंट्री में आने के 19 डेज़ के अंदर अंदर इन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी एलिजिबिलिटी में आता है कि हाँ 90 डेज़ के अंदर करने, अदरवाइज डिटेंशन या डिपोर्टेशन हो जाएगा। फ़ोटोज़ होनी चाहिए इससे पहले उनके रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए, वही जो एक मैरिज में होता है, एविडेंस ऑफ मीटिंग इन पर्सन। डॉक्यूमेंटेशन, रिलेशनशिप एविडेंस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसको बुलाने के लिए, बैकग्राउंड चेक और मेडिकल एग्जाम। प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, वही जैसे फैमिली बेस्ड वीज़ाज में होता है। स्पाउस वीज़ा लेकिन जैसे जल्दी लगते हैं सेम ऐसे ये भी जल्दी लगते हैं, ऐसा नहीं कि 10 ईयर लगेंगे सिबलिंग वीज़ा की तरह। मैरिज रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जो फियांसी है जो उस कंट्री में एंटर कर रहा है 90 डेज़ के अंदर उसको मैरिज कर लेनी है अपने पार्टनर से। तो वही USA का K1 वीज़ा जिसमें 90 डेज़ में करना है। UK का फियांसे वीज़ा ही है डायरेक्ट, जिसको जो 6 मंथ में मिल जाता है और उसको भी वहाँ जाके मैरी देयर पार्टनर। डेरिवेटिव वीज़ा स्पाउस के लिए होता है या अनमैरिड चाइल्ड अंडर एज ऑफ 21 के नीचे जितने बच्चे हैं उनके लिए डेरिवेटिव वीज़ा लगता है, ठीक है। अब फैमिली वाला ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट बेस, जो इसमें परमानेंट की बात होगी। ऊपर टेम्परेरी वाले में टेम्परेरी की बात हो रही थी, बस स्किल्ड वाला उसमें एक्सेप्शनल था। स्किल्ड वाला लीड तो करता है, जिसमें परमानेंट में ही करता है बाद में। USA का EB1 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है किसी के पास, EB2 एडवांस डिग्री है किसी के पास, कनाडा का EES एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, जिसमें FSWP की बात कर रखी है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, यही मैं उधर बता रही थी। जॉब ऑफर होता है इनके पास, एक्सेप्शनल स्किल्स होती है और क्वालिफिकेशन हाई डिग्री होती है। इन्वेस्टर वीज़ा जो इन्वेस्ट करते हैं कंट्री में आके, ठीक है। तो US का EB5 हो गया इन्वेस्टर वीज़ा, पोर्टुगल का गोल्डन वीज़ा हो गया, UK का टायर 1 इन्वेस्टर वीज़ा, कनाडा का PNP। इन्वेस्टर वीज़ा में नहीं है PNP, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं वहाँ के इकनॉमी को। रिफ्यूजी या असाइलम, जिनको परसिक्यूशन फील हो रहा होता है तो वो उससे फ्लीन चाहते हैं, एस्केप चाहते हैं, तो ऐसे में US का रिफ्यूजी असाइलम स्टेटस या ये वीज़ा लगता है। कनाडा में रिफ्यूजी क्लास वीज़ा लगता है। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी लॉटरी, ये क्या है, जो अंडर रिप्रेजेंट नेशन या अंडर रिप्रेजेंट कंट्री जो USA से कम नॉन कंट्री है उनके लिए एक डाइवर्सिटी लॉटरी या ग्रीन कार्ड लॉटरी स्कीम चला रखी है। तो उसमें एनुअली ग्रीन कार्ड बढ़ते हैं और वहाँ पे जो अंडर रिप्रेजेंट कंट्री के कैंडिडेट्स हैं वो PR हो जाते हैं। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस एक रिकैप है। पर्पस क्या है, विजिटर वीज़ा की बात करें तो टूरिज्म, फैमिली विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट वीज़ा की स्टडी करनी है। वर्क वीज़ा की एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के लिए मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या इन्वेस्टमेंट। स्पाउस वीज़ा या फैमिली वीज़ा के लिए स्पाउस, फैमिली वीज़ा या मेंबर कोई अब्रॉड में रहता है उसके लिए। प्राइमरी रिक्वायर्ड क्या है, रीज़न फॉर ट्रैवल स्टेटेड क्लियरली, ट्रैवल एटिनिटी पूरी होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए ऑफर लेटर होना चाहिए, वर्क के लिए जॉब ऑफर होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए एडमिशन लेटर होना चाहिए, वर्क के लिए जॉब ऑफर होना चाहिए, बिजनेस के लिए इनविटेशन होना चाहिए होस्ट कंट्री से जो उसको बुला रहा है वहाँ पे मीटिंग के लिए। फैमिली में या फिर फैमिली रीयूनिफिकेशन में रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए। ये थी प्राइमरी। अब डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए तो क्या है, पासपोर्ट, वीज़ा का फॉर्म और पासपोर्ट फ़ोटो तो सब में है, प्लस वीज़ा फ़ी रिसिप्ट ये सब में ही है। लेकिन विजिटर वीज़ा में DS-160 या शेंगन का फॉर्म लगता है विज़िट करने के लिए, DS-160। सेम ऐसे जो हमारा स्टूडेंट वाला है उसमें I-20 लगता है। I-20 फॉर्म किस में लगता है, हमारे स्टूडेंट में। वर्क वाले में ऐसा कोई फॉर्म तो लगता ही है, अब इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा। नेक्स्ट इसमें D-160 एक इसमें लगा था टूरिस्ट में, बिजनेस भी शॉर्ट टर्म ही है तो इसमें भी 160 लगता है, ठीक है। अगर अलग से डॉक्यूमेंट्स देखे जाए ना, जो इन सब में वो है क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, वो क्या है, ट्रैवल इटर्निटी या रिटर्न टिक हमें टूरिस्ट के लिए चाहिए होती है, लेकिन इसके स्टूडेंट के लिए तो हमें सिर्फ एडमिशन लेटर चाहिए होता है। जॉब के लिए हमें जॉब ऑफर चाहिए होता है, बिज़नेस के लिए एम्प्लॉयर से लेटर चाहिए होता है, और अगर हमें
फैमिली रीयूनिफिकेशन दिखाना है तो मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है इन केस ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज़ जो हमारा विजिटर है उसके अंदर हमें अगर ट्रैवल इटिनरी दिखाना है तो पूरा होटल एकोमोडेशन भी दिखाना है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रूफ भी दिखाने हैं। इसके अंदर मेन क्या चाहिए होता है, स्टूडेंट को या तो स्कॉलरशिप चाहिए एज अ फंडिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। सेम ऐसे जो हमारा वर्क वीज़ा है उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस कैंडिडेट की या वर्कर की, और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस के टाइम में इन्विटेशन मेन करता है, और बाकी जो बचे हुए इंपॉर्टेंट है उसमें जो विजिटर है उसके पास भी फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको ट्रैवल करना है, इतना सारा उसको एकोमोडेट करना है, होटल आना जाना फ्लाइट्स, तो उसका सफिशिएंट होना चाहिए बैलेंस। सेम ऐसे स्टूडेंट को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए अपनी डिग्री की, पुलिस क्लियरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो उसको पूरा ड्यूरेशन है जो उसके कोर्स का उसको सस्टेन करके रखेगा। जब वर्क की बात होती है तो उसको भी फाइनेंशियल प्रूफ अपना बैकग्राउंड भी चेक कराना पड़ता है। बिज़नेस के टाइम पे अपना उसको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है कि हाँ मेरा इस कंट्री में, मेरी खुद की कंट्री में मेरा ये बिज़नेस है और प्रपोजल में यहाँ लाया हूँ। नेक्स्ट इज़ मैरिज के केस में जो स्पॉन्सर कर रहा है उसको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और मेडिकल एग्ज़ाम रिक्वायर होता है। वीज़ा फीस रिसिप्ट सब में कॉमन है। फाइनेंशियल प्रूफ ये भी आगे देखो, विजिटर का अगर फाइनेंशियल प्रूफ की बात करें तो उसको अपनी स्टेटमेंट और पे स्लिप दिखानी होती है। अगर हम उसकी बात करें स्टूडेंट की तो उसको स्कॉलरशिप लेटर या एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बैंक दिखाना होता है। सेम ऐसे जॉब के लिए भी सैलरी दिखानी पड़ती है और ये दिखाना पड़ता है प्लस ऑफर लेटर। अगर हम फाइनेंशियल प्रूफ बिजनेस के केस में बात करें तो उसको अपने कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और बैंक स्टेटमेंट। और अगर हम बात करें मैरिज वाले या फैमिली रीयूनिफिकेशन के स्पाउस के केस में स्पॉन्सर का फाइनेंशियल सफिशिएंट होना ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मेन तो इसमें चाहिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें इतना नहीं चाहिए होता ट्रैवल में क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जाना है। सेम बिजनेस में भी नहीं चाहिए होता क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जाना है। इसमें चाहिए हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पे रहने जा रहा है। सेम ऐसे जॉब वाले पे भी चाहिए हो सकता है, कंट्री या जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरव्यू इसमें कभी कभी होता है, इसमें तो होता ही है स्टूडेंट वीज़ा में। इसमें जॉब वाले में भी होता है, इसमें कभी कभी और इसमें भी कभी होता है, कभी नहीं। अप्रूव हो जाते तो शॉर्ट टर्म है, अगर स्टूडेंट वाला अप्रूव हो जाए थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वैसे शॉर्ट टर्म है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पे डिपेंड करता है। सेम ऐसे जो वर्क है वो भी एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, और बिजनेस वाला तो शॉर्ट टर्म ही होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है कि कैसा वीज़ा लगा है। अगर जनरल प्रोसेस देखें हम एक वीज़ा का तो क्या है, सबसे पहले वीज़ा टाइप डिटरमाइन करना कि आपका पर्पस क्या है, वर्क है, स्टडी है, विजिट है, बिजनेस है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना वीज़ा सेलेक्ट करना। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म्स, फिर उसको सबमिट करना। सबमिट करने के बाद फ़ी पे करना, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ दिखाना, अगर मैरिज है तो जनरल रिलेशनशिप दिखाना, ठीक है। क्योंकि इमिग्रेशन अथॉरिटी बहुत अच्छा से ध्यान देती है कि क्योंकि उनको लगता है कि फ्रॉडलेंट या कोई शैम मैरिज ना हो, इसलिए ये ढंग से दिखाने होते हैं प्रूफ। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऐसे करना है कि जो रिलेशनशिप है वो लेजिटिमेट है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल है सब कुछ। एप्लीकेंट में फेस स्क्रूटिनी इफ़ मैरिज इज़ रिसेंट और सिग्निफिकेंट। एप्लीकेंट को डिफ़िकल्टी होती है अगर मैरिज उसकी न्यू न्यू हुई है तो इतने प्रूफ उस पर होते नहीं है अगर ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं है तो। नेक्स्ट फोटोग्राफ्स चाहिए होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, मेडिकल हेल्थ चेक। अगर किसी ने बिजनेस के केस में है तो उसका इनविटेशन चेक होएगा, और अगर कोई टूरिस्ट हो तो उसकी ट्रैवल डिटेनिटी या अकोमोडेशन डिटेल। सबमिट हो गई, फिर एप्लीकेशन एम्बेसी में, फिर इंटरव्यू होएगा प्लस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फोटोग्राफी ये सब चेक होएगा। फिर वीज़ा प्रोसेस करेगा, वो टाइमिंग लेगा। फिर एक डिसीज़न आएगा, या तो आपका क्या कहते हैं अप्रूव्ड हो गया या डिनाई हो गया। अगर अप्रूव्ड हो गया तो ई वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब एक रिकैप ले लेते हैं। हमने सारा पढ़ रखा है बस बेसिक। टूरिस्ट में B2 आता है, किस लिए होता है ये सब हमें पता है मेन। अब इसके एग्जांपल करनी है बस। कनाडा का विजिटर वीज़ा, न्यूजीलैंड का भी विजिटर वीज़ा, यूएस का B2 टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। यूएस का वीज़ा वेवर प्रोग्राम 90 डेज़ का होता है बिना उसके वीज़ा के 3 वेवर का मतलब होता है रिलीफ, तो यहाँ पे नाम लिखा है वीज़ा वेवर प्रोग्राम। तो वीज़ा रिलीफ मतलब वीज़ा को छोड़ के एक ऐसा वीज़ा मिलना जिसमें वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, K3 आ गया, वही डी फैक्टो पार्टनर के केस में। यूरोप में शेंगन वीज़ा मिलता है जिसमें 90 डेज़ आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो विद इन यूरोप, मतलब विद इन शेंगन एरिया।
ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी पार्टनर वीज़ा TPV और ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 600, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है बिजनेस B1 है जो, इसमें कनाडा का आता है बिजनेस विजिटर वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का 600 बिजनेस वीज़ा, यही ठीक है। न्यूजीलैंड का बिजनेस विजिटर वीज़ा, US का B1 बिजनेस वीज़ा B1, यूरोप का शेनेगन बिजनेस वीज़ा। स्टूडेंट के केस में कनाडा में स्टडी परमिट, ऑस्ट्रेलिया में 500, टूरिस्ट और बिजनेस के लिए 600 था, ठीक है। न्यूजीलैंड का फ़ी पेइंग स्टूडेंट वीज़ा, US का F1 एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, UK का टायर 4। वर्क वीज़ा की बात करें तो US का H1B वीज़ा, ये हम फर्स्ट PDF में भी कवर कर चुके हैं। कनाडा का LMIA वीज़ा, लोकल मार्केटिंग इन्वेस्टिगेटिंग असेसमेंट ऐसे करके कुछ है। वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया का 482 क्लास का वीज़ा, न्यूजीलैंड का एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। फैमिली स्पाउस में US का CR1 IR1, कनाडा का स्पाउसल स्पॉन्सर, ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीज़ा 309 एंड 100, ये भी हमने पढ़ रखा है। न्यूजीलैंड का पार्टनरशिप बेस्ड वीज़ा। ट्रांजिट की बात करें तो US का C वीज़ा होता है और एक होता है ट्रांजिट विदाउट वीज़ा। कनाडा का भी एक ट्रांजिट वीज़ा होता है, ऑस्ट्रेलिया का 771 ट्रांजिट वीज़ा होता है, न्यूजीलैंड का सिंपल ट्रांजिट वीज़ा। रिफ्यूजी के केस में इसमें क्लास आता है कनाडा वाले में और ऑस्ट्रेलिया वाले में। प्रोटेक्शन वीज़ा 866, ऑस्ट्रेलिया के लर्न करने हैं सारे, मेन तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। न्यूजीलैंड का रिफ्यूजी कोटा। टेम्परेरी वर्कर की बात करें तो ये उसका H2A या H2B है, एग्रीकल्चर ये नॉन एग्रीकल्चर सीजनल वर्कर है, ठीक है। H1B भी है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया का 403 TSS टेम्परेरी स्किल्ड शॉर्टेज वीज़ा, न्यूजीलैंड का सीजनल एम्प्लॉयर स्कीम। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर वीज़ा EB5, ये उसका USA का। ओके, कनाडा का है स्टार्टअप वीज़ा या क्यूबेक इन्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया का है 188B, न्यूजीलैंड का इन्वेस्टर वीज़ा कैटेगरी 1 एंड 2, ठीक है। US का है EB5, पोर्टुगल का गोल्डन वीज़ा, UK का टायर 1। कल्चरल वीज़ा की बात करें US का J1, कनाडा का IEC इंटरनेशनल एक्सचेंज कल्चर प्रोग्राम और ऑस्ट्रेलिया का 416 स्पेशल प्रोग्राम, न्यूजीलैंड का वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कल्चरल प्रोग्राम। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो US को B2 मिलता है मेडिकल के लिए, कनाडा को विजिटर वीज़ा विद मेडिकल पर्पस, ऑस्ट्रेलिया का क्लास 602, न्यूजीलैंड का विजिटर मेडिकल वीज़ा। डिप्लोमेटिक जो जैसे ऑफिशियल्स होते हैं, A1 हो गए डिप्लोमेट के लिए और G1 हो गए वहाँ के एम्प्लॉय के लिए। रीजनल वर्कर के लिए US का R1, कनाडा का रिलीजियस वर्कर, ऑस्ट्रेलिया का 408 में और न्यूजीलैंड का रिलीजियस वर्कर। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा, न्यूजीलैंड का एंटरप्रेन्योर, ऑस्ट्रेलिया का 188 A, US का इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर पैरोल है। ह्यूमैनिटेरियन का ह्यूमैनिटेरियन पैरोल, कनाडा का ह्यूमैनिटेरियन कंपेंसेट, ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 202, न्यूजीलैंड का ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा। पेरेंट या डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है, कनाडा का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा जो 10 साल के लिए लगता है, ऑस्ट्रेलिया का पेरेंट वीज़ा 103 एंड 143, न्यूजीलैंड पेरेंट रिटायरमेंट वीज़ा, US का IR5। IR1 था स्पाउस के लिए, 2 था चिल्ड्रन के लिए, 3 था अडॉप्टेड के लिए, 5 है पेरेंट्स के लिए। एयरपोर्ट ट्रांजिट ये वही है जैसे US का C, कनाडा का ट्रांजिट, ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 771, न्यूजीलैंड का सिंपल ट्रांजिट। आर्टिस्ट वीज़ा ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी के साथ होता है तो US का O1B या P3 वीज़ा आर्टिस्ट के लिए, थिएटर के लिए होता है वो, कनाडा या एथलीट के लिए। कनाडा का वर्क परमिट अंडर आर्टिस्ट एग्जेम्पशन, ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 408। एंटरटेनमेंट वीज़ा, न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा आर्ट परफॉर्मर। वॉलंटियर वीज़ा क्या है, US में B1 वॉलंटियर वर्क के लिए, कनाडा में विजिटर प्लस वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया का अगेन 408 और न्यूजीलैंड का वॉलंटियर विजिटर वीज़ा। AU पेयर क्या होता है, ये अभी मैंने इसके बारे में बता ही रखा है। किसी भी मतलब जैसे कोई भी रेजिडेंस है वहाँ पे उसके वो चाइल्ड को हेल्प करने के लिए चाइल्ड केयर करके वो अपना बोर्डिंग, रहने का, खाने का प्लस स्टाइपेंड वो ले सकते हैं, AU पेयर में वो आता है। तो
यूएस का है J1 EU पेयर, जर्मनी फ्रांस में EU पेयर, ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलीडे प्लस EU पेयर, न्यूजीलैंड में वर्किंग हॉलीडे। स्किल्ड वीज़ा, यूएस का स्किल्ड वर्कर रूट पूरा, जो भी हाईली स्किल्ड थे, EB1 EB2 वो सारे। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री, ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 189 और 190, न्यूजीलैंड का स्किल माइग्रेंट कैटेगरी। रिटायरमेंट वीज़ा कहाँ कॉमन है? थाईलैंड में, पोर्टुगल में, कोस्टा रिका में। वर्किंग हॉलीडे वही न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा सब क्लास? 417। टेम्परेरी रेजिडेंट है कोई कहीं का, तो कनाडा के लिए कौन सा लगता है? TRV टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है। यूएस का B2 है, बेसिक टूरिस्ट वीज़ा है, ये विजिटर ही है, ठीक है। टेम्परेरी रेजिडेंट। ग्रीन कार्ड या PR, यूएस में ग्रीन कार्ड, कनाडा में PR, ऑस्ट्रेलिया में IRL, वो इंडेफिनाइट रिमेन लीव। टूरिस्ट वीज़ा ये अगेन भैया आ गया, लेकिन ये ग्रुप की बात हो रही है, तो चाइना में ग्रुप टूरिज़्म होता है, रशिया में ग्रुप टूरिज़्म होता है। मैरिज वीज़ा यूएस का CR1, कनाडा का स्पाउस स्पॉन्सरशिप, न्यूजीलैंड का पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीज़ा। वर्क एंड हॉलीडे वही वर्क हॉलीडे है, तो ऑस्ट्रेलिया का 462 और न्यूजीलैंड में वर्किंग हॉलीडे। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, जर्मनी में उनको ब्लू कार्ड मिलता है, कनाडा में ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के कैंडिडेट होते हैं, इस वीज़ा ये उनको मिलता है। यूएस में EB1 EB2, कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। एक्सचेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। J एंटरप्रेन्योर भी हम पढ़ चुके हैं, कनाडा का स्टार्टअप, UK का इनोवेटर, न्यूजीलैंड का एंटरप्रेन्योर। शॉर्ट स्टे वीज़ा, शिंगैन वीज़ा 90 डेज़ तक का, और जापान और UAE में। सीजनल वर्कर भी हम पढ़ चुके हैं, H2A और H2B, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सीजनल वर्कर। ऑस्ट्रेलिया में SWP सीजनल वर्कर प्रोग्राम, और न्यूजीलैंड में RSE सीजनल एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिटायर्ड पर्सन वीज़ा, मलेशिया में लगता है MM2H, पनामा में लगता है और पोर्टुगल में लगता है। विजिटर वीज़ा मेडिकल वाला, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, तो यूएस में B1 नॉर्मल कॉन्फ्रेंस वगैरह छोटे टर्म के लिए आना है, टूरिस्ट ही है ये, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वीज़ा ये लगता है यूएस में O1, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जो बहुत ही अलग है। ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। फैमिली रीयूनिफिकेशन, कनाडा में फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप, जर्मनी में फैमिली रीयूनिफिकेशन, यूएस में IR या ये इमीडिएट रिलेटिव या फिर प्रेफर्ड कैटेगरी, और F1 अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए। UK में फैमिली स्ट्रीम वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया में था फैमिली स्ट्रीम्ड वीज़ा, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, डिजिटल नॉमैड, UK में तो क्लास था ऐसे कुछ। नेक्स्ट है डिजिटल नॉमैड, इसमें क्या होता है, ये रिमोट वर्कर होते हैं, ये अपनी कंट्री में नहीं काम करते, कंट्री से बाहर काम करते हैं, जबकि ये रहते उसी कंट्री में है, ठीक है, मतलब रिमोट वर्कर है ये, ठीक। 6 मंथ to 2 years का वीज़ा होता है इनका। फाइनेंशियली सस्टेन रखाने के लिए इनको प्रूफ देना पड़ता है उस कंट्री में रहते रहते। ये कहाँ लगता है? एस्टोनिया, पोर्टुगल और जॉर्जिया में। तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या रहे? अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी है, वैलिड पासवर्ड, एक फ़ोटोग्राफ, एप्लीकेशन फॉर्म और वीज़ा फ़ी तो सब में ही है। अलग क्या क्या? मेडिकल रिकॉर्ड किसके लिए चाहिए होता है? एक तो वो जो स्टूडेंट है उसमें चाहिए होता है, एक अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है उसमें भी चाहिए होता है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है उसके भी मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी चाहिए होता है, रिफ्यूजी के भी चाहिए होता है, मैरिज में मैंने बता दिया। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर ही दिखाएगा। इन्विटेशन लेटर किसी बिजनेसमैन को मिलेगा, या एक्सचेंज कल्चरल एक्टिविटी है उसको भी इन्विटेशन लेटर मिलेगा होस्ट कंट्री से। कोई वॉलंटियर है उसको भी इन्विटेशन मिलेगा, मेडिकल प्रोफेशनल को कॉन्फ्रेंस के लिए मिलेगा, आर्टिस्ट को भी बुलाएंगे। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली, मैरिज, रीयूनिफिकेशन या डिपेंडेंट में प्रूफ करना पड़ेगा। स्किल या एम्प्लॉयमेंट, वर्कर के लिए स्किल्ड, टेम्परेरी वर्कर के लिए, इन सब के लिए, या स्पेशलाइज्ड वर्कर के लिए चाहिए होगा। बैकग्राउंड चेक किस किस में होगा? एंटरप्रेन्योर में, स्टूडेंट का, मैरिज में भी, वॉलंटियर में भी, AU पेयर में भी। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले स्टूडेंट में होएगा, फिर अगर कोई मैरिज वाला है उसका भी होता है, और वर्किंग हॉलीडे के लिए, एक्सचेंज के लिए, AU पेयर के लिए।
प्रूफ ऑफ रिटर्न ये टूरिस्ट में चाहिए होता है मेन, तो ट्रांजिट भी छोटा है उसमें भी, मेडिकल ट्रीटमेंट या शॉर्ट स्टे के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा